क्या था क्वेश्चन, क्या था बताइए। क्वेश्चन क्या था आपका? इन्होंने कहा था मैग्नेटिक फील्ड बी शोन इन द फिगर, एक डायग्राम दिया है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड, इन्होंने यही था, ये सेमी सर्कुलर लूप था यहाँ पर, राइट। किसी ने भी ट्राई नहीं किया था इसको? इस तरह से ये तो मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई किया गया है ना, ये क्या है, इनटू द पेज। ओके, अब इसमें क्या किया है हमने, एक लूप है, सेमी सर्कुलर लूप है, ठीक है ना, इसको इन्होंने जो है इसमें प्लेस किया गया है। अब इस तरह से मान लीजिए ये इसका सेंटर है, ये इसकी रेडियस दी हुई है, इस तरह से मानिए इसको। लूप का नाम क्या था, ए एंड सी डी एंड ए, ये है लूप आपका, राइट। ए इसकी रेडियस दी हुई है। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इन्होंने कहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड बी shown in the figure is directed into the plane magnetic field है, ठीक है, of the paper। ACDA is a semi circular loop, ACDA एक सेमी सर्कुलर लूप है, ऑफ रेडियस स्मॉल a इसकी रेडियस है इस लूप की, विद द सेंटर एट O, और जिसका सेंटर क्या है, O, ये इसका सेंटर है। द लूप इज नाउ मेड टू रोटेट, अब इस लूप को रोटेट किया जाता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, इस तरह से, ठीक है ना, इस तरह से ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी रोटेशन के लिए। द लूप इज नाउ मेड टू रोटेट क्लॉकवाइज विद ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द एक्सिस, क्या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा अबाउट द एक्सिस, पासिंग थ्रू O, जो एक्सिस है इसकी वो O के क्या है, O से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये प्लेन ऑफ द पेपर है ना, ये दिस इज द प्लेन ऑफ द पेपर, इसके परपेंडिकुलर यानी ये है, तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये है लूप, तो ये लूप इस एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये इसके अराउंड इस तरह से रोटेट कर रहा है, दिस, ठीक है, परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द पेपर। अब इन्होंने कहा था रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज आर, इस लूप का यदि रेजिस्टेंस कैपिटल आर मान लिया जाए, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट ऑफ द लूप, ठीक है, अगर कैपिटल आर रेजिस्टेंस है तो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट क्या होगी तो बताइए, एंड प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द इंड्यूस्ड करंट एंड द टाइम, इंड्यूस्ड करंट और टाइम में आपको ग्राफ भी प्लॉट करना है। बात आ रही समझ में, ठीक है, तो ये करना है। इसका मीनिंग क्या है समझो, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या फाइंड आउट करना है ना, वो सब क्लियर हो गया। इंड्यूस्ड करंट फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा, है ना। यहाँ पर आपका जो है आई इंड्यूस्ड क्या है ये आपको फाइंड आउट करनी होगी, तो इसके लिए फर्स्ट यूनिट टू फाइंड ये क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा आपका। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तभी कैलकुलेट करते हैं हम जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा जब यहाँ पर चेंज करेंगे, है ना। तो फ्लक्स में अगर चेंजेस की बात करें तो आपको पता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या होता है, इंटीग्रल B डॉट ds, है ना, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल B
बी एस कॉस थीटा आप इसको लिख सकते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि फ्लक्स में जो भी चेंजेस आते हैं वो 3 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, पहले से पढ़ते हैं। पहला है कि अगर बी में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो फ्लक्स में चेंज होगा, क्योंकि इंड्यूस करंट आपको तभी इंड्यूस ईएमएफ जो आप फाइंड आउट करते हैं वो तभी मिलता है जब फ्लक्स में चेंज होता है, सिंपल सी बात है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि फ्लक्स में चेंजेस जो हो रहे हैं वो कितना फ्लक्स में चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है डेफिनेटली ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब बात आती है कि फ्लक्स में जो चेंजेस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, वो पैरामीटर क्या है ना। तो आप देख रहे हैं कि बी यहाँ पर तो फिक्स है, बी में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो 3 चीजें होती हैं जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो सकता है, या तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसमें चेंजेस हो तो फ्लक्स में चेंजेस पॉसिबल है। दूसरा है कि अगर उसके एरिया में चेंजेस आ रहे हो तो फ्लक्स में चेंजेस पॉसिबल है, ठीक है। और अगर मान लीजिए बी भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि बी और एरिया जो वेक्टर है उसके बीच का जो एंगल है थीटा, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन द बी एंड एरिया वेक्टर, अगर उनके बीच में भी अगर कोई चेंज आ रहा है तभी फ्लक्स में चेंज आएंगे। तो आपको ये देखना पड़ेगा यहाँ पर चेंजेस किसकी वजह से हो रहा है, राइट। तो उसके बेसिस पे आप फ्लक्स में चेंज कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो फ्लक्स में चेंज अगर आपने कैलकुलेट कर लिया देन इट्स ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में जो फ्लक्स में चेंजेस हो रहे हैं वही आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ है ना। तो सिंपल चीज है। तो यहाँ पर समझना पड़ेगा आपको कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस, यहाँ पर जो फ्लक्स में चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो कौन सा पैरामीटर है जिसकी वजह से फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो कोई मुझे बता सकता है, बताइए। यही आपको हैं सर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जैसे सर मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, जैसे इसे रोटेट कराएंगे, जैसे अभी तो सर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल पास नहीं हो रही है एरिया से। अच्छा तो जैसे रोटेट कराएंगे तो कुछ मतलब इंक्रीजमेंट होगा, इंक्रीजमेंट मतलब ये तब तक होगा ये 180 तक, फिर इसे 180 से आगे और लेके जाएंगे तो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। समीक्षा दिमाग लगाओ थोड़ा, मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। मंजू ठीक कह रही हैं, मंजू ने मैसेज किया है चैटिंग के थ्रू, ये कह रही हैं कि एरिया में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या एरिया में चेंज हो रहा है। और दूसरी बात है एंगल, एंगल में क्या चेंज हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, हाँ एंगल चेंज हो रहा है इसमें, एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड और जो देखो यहाँ पर सीधी सी बात है, मेरी क्लास में एक बेनिफिट एक्स्ट्रा ये होता है कि आप प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हैं जितना चाहे उतना। तो दिमाग लगाइए और यहाँ पर एनालिसिस कीजिए कि किसमें चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप यही समझ में नहीं आएगा तो आप क्वेश्चन क्या खास करेंगे। पूरे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक एक स्टेप इसका पूरा ऑपरेशन कर दिया गया है ना, हर पार्ट का ऑपरेशन किया गया है। अब आप अच्छे से समझ सकते हैं, बताइए किसमें चेंजेस हो रहे हैं, किसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं। इतना क्वेश्चन को इजी बना दिया, सामने रख दिया है, फिर भी अभी आप ये पता नहीं लगा पा रहे हैं किसकी वजह से चेंजेस हो रहे हैं। कैसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी बताओ। अगर मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा होता तो क्या हाल होता, सब ऊपर से निकल जाता फिर तो। पल्लवी तुम बताओ इसमें चेंजेस किसकी वजह से हो रहे हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट ने सही थीटा, अच्छा थीटा में चेंजेस हो रहे हैं, अरे बाप रे। एक स्टूडेंट ने यहाँ पर सही आंसर दिया है, चलो इतना हिंट दे दिया मैंने, अब बताओ किसमें चेंजेस हो रहे हैं। अरे विद्वानों एक बात ये बताओ, मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर की तरफ है फिक्स, और ये क्या है, एरिया है। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये इधर से चेक करें, उधर से देखेंगे तो अंदर की तरफ। तो इसको अगर आप रोटेट करा भी रहे हैं तो एरिया में कोई चेंजेस तो हो नहीं रहे हैं। ओ सॉरी, एरिया वेक्टर में तो कोई चेंज हो नहीं रहे। एरिया वेक्टर का मतलब है जो एरिया मतलब की जो डायरेक्शन है। जैसे मान लीजिए अगर कोई इस तरह का लूप है ये,
और इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए बी अंदर की तरफ लगा हुआ है, ठीक है, यहां से समझ लीजिए। अब अगर आप इस लूप को, अब आपके पास दो ऑप्शन है, इस लूप को या तो इस तरह से रोटेट कराइए, इस तरह से ऐसा, या फिर इस लूप को ऐसे रोटेट करा दीजिए, जैसे वो चूहा मारने वाली दवा वाला जो होता है ना, ऐसे बजाता है तो पिटपिड़िया हुआ है, टिक 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 टिक। तो ये लूप, रुको मैं ढक्कन लेके आता हूँ, क्या तुम दोनों को समझाने के लिए क्या क्या करना पड़ता मुझे। देखो ये है एक लूप, है ना। अब इतना लूप ठीक है, व्हाइट कलर का है, दिखाई दे रहा है? तो इस लूप को या तो आप ऐसे रोटेट कराओ, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड याद रखो अंदर की तरफ ही है, ऐसे रोटेट कराओ, ऐसे, है ना। तो ऐसे रोटेट हो रहा है, यही तो एंगुलर वेलोसिटी इस बार ये हो गई। तो इसका मतलब इसकी रोटेशन की एक्सिस क्या हो गई, ये वाली, ये जो रेड पेन है यहाँ पर देखो, इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो इसका एरिया वेक्टर तो यही रहा ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर की, तो एरिया वेक्टर, तो इसका मतलब थीटा और बी के बीच का जो एंगल है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं इस तरह के केस में, है ना। अब एक दूसरा केस कंसीडर कीजिए, इसको यहाँ पर ऐसे बांध लीजिए, मतलब ये लूप है और हमने इस बार एक्सिस के बांधी, अब हमको ऐसे रोटेट कराए, ऐसे ऐसे, तो एरिया वेक्टर लगातार चेंज हो रहा है। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था और इस समय एरिया वेक्टर इधर है, इधर। अब आपने रोटेट करा दिया तो एरिया वेक्टर इधर हो गया, फिर रोटेट करा दिया इधर हो गया, जबकि एरिया में कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज इन एरिया, एरिया इज द सेम, बट एरिया वेक्टर थीटा इज कंप्लीटली चेंजिंग। अगर इस तरह से आप रोटेट करा रहे हैं तो बात आ रही समझ में? बोलो, अरे बोलो तो जवाब दोगे या नहीं दोगे? यस सर। अरे इसमें यस करने में ना टाइम लगा रहे हो आप लोग, कैसे होगा फिर काम? यहां पर ये जो केस है, अब बात ये है कि ये जो केस है इसमें अगर इसको आप इस तरह से रोटेट करा रहे हैं तो इसका भी तो एरिया वेक्टर ये है, बी की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो ये इसके अलावा इस तरह रोटेट कर रहा है, तो इसका मतलब थीटा में नो चेंज हो रहा है। तो बी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है, थीटा भी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अब देखिए यहां से रोटेशन जैसे ही शुरू हुआ, ये रोटेशन शुरू हुआ, तो मान लीजिए ये घूम की इस तरह से आ जाएगा, तो थीटा में कोई चेंज नहीं है। अब इसका कुछ एरिया, अभी तो देखिए अभी इस लूप का जो एरिया है प्लस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, तो मैग्नेटिक फील्ड वही है। अब जैसे ही आप इसको रोटेट कराएंगे इधर, तो इसका कुछ एरिया इसके अंदर आ गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी कि इस लूप के कुछ एरिया से, कुछ पार्ट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर से होकर गुजरेंगी। ये डिपेंड करेगा रोटेशन पे, अगर और ज्यादा रोटेट हो गया तो ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, यानी कि एरिया अब और ज्यादा बढ़ गया। अगर आप इसको पूरा कंप्लीट रोटेशन कर दें 180 के, तो ये जो इधर वाला हिस्सा इधर जाके आ जाएगा। इधर देखिए, इधर इसको मैं आधा काला कर दे रहा हूं, है ना। अब देखिए ये काला वाला हिस्सा मैंने इधर रखा, अभी ये काला वाला हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नहीं है। अब अगर इसको मैं पूरा कंप्लीट रोटेट कर दूं, कितना 180 डिग्री का रोटेशन कर दूं, तो ये काला वाला हिस्सा जो है पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गया। तो पहले केस में, यानी कि अब जब ऐसा था ऐसा, तो एरिया जो था, एरिया इसके अंदर नहीं था, यानी इस समय मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होगा। अब अगर आप इसको कंप्लीट रोटेट करके ऐसा कर देंगे तो पूरा का पूरा एरिया आ गया इसके अंदर, इसका मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर आपने आधा रखा है इसका मतलब इसका एक क्वाड्रेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, और बढ़ाएंगे तो एरिया बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, मैक्सिमम एरिया आ गया। इसका मतलब फ्लक्स में चेंजेस हो रहे हैं। बात आ रही समझ में?
एरिया ऑफ लूप चेंज हो रहा है। बताइए, अब बोलो ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस आ रही बात समझ में? तो इसमें क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम के रिस्पेक्ट में जैसे टाइम बढ़ रहा है तो ये लूप क्या कर रहा है, इस तरह से रोटेट करना शुरू कर रहा है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में एरिया में कंटिन्यू चेंजेस आ रहे हैं, इसका मतलब फ्लक्स में कंटिन्यू चेंजेस आ रहे हैं, तो वही कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि चेंज हो किस में रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं। अगर वही नहीं पता तो कैलकुलेट करोगे क्या? तो पहला काम है क्वेश्चन को समझना, समझने के बाद में ये देखना कि क्या दिया है, क्या कैलकुलेट करना है, और जो कैलकुलेट करना है वो कैसे कैलकुलेट करना है, हाउ टू प्रोसीड, प्रोसेस क्या होना चाहिए। दिस इज द प्रोसेस, आपने इसको एनालाइज किया, राइट? बात आ रही समझ में? अब आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ है एरिया। अब इसका मीनिंग ये हुआ, आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइम के साथ एरिया में चेंजेस हो कैसे रहे हैं, क्या कोई रिलेशन बन सकता है टाइम में और एरिया में, है ना? उस बात पर आपको सोचना पड़ेगा। तो बताइए क्या करें, कैसे करेंगे, और मैक्सिमम एरिया कितना हो सकता है बताइए। एक सर्किल का जो एरिया होता है वो कितना होता है, पाई, अगर उसकी रेडियस ए है तो पाई ए स्क्वायर, जबकि सेमी सर्किल है तो इसका मैक्सिमम एरिया क्या बनेगा जाके, पाई ए स्क्वायर बाई 2 बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये लिमिट हो जाएगी। मिनिमम एरिया कितना होगा, 0, अगर ये इस तरह से है। अगर ये रोटेशन 180 डिग्री का हो जाए तो मैक्सिमम एरिया इसके जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिसमें से पास होंगी वो एरिया मैक्सिमम कितना हो जाएगा, हाफ पाई ए स्क्वायर, है ना? ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है? यस तो बताइए क्या करेंगे यहाँ पर। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसकी एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है वो आपने समझा। ठीक, आगे इसको आप हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए, तो लिखिए पहला लिखिए, लूप रोटेटिंग अबाउट ओ के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ना? तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, यही बन गई है आपकी। ठीक, तो लिखिए, तो लिखिए 10 द फ्लक्स, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप इज वेरिएबल। इसका मीनिंग क्या है कि ये फ्लक्स जो है वेरिएबल है। लिखिए फ्लक्स पासिंग थ्रू लूप, ये क्या है, वेरिएबल है वेरिएबल, तो ठीक है, इसका मतलब ये मैं प्रोड्यूस करेगा, सिंपल सी बात हो गई। अब लिखिए मैक्सिमम एरिया लिमिट कितनी होगी, मैक्सिमम एरिया लिमिट यहां पर कितनी हो जाएगी, पाई ए स्क्वायर बाई 2, यही तो होगी, मैक्सिमम चेंज इतना हो जाएगा। अब देखिए, अब लिखिए सिंस इट इज रोटेटिंग, सिंस इट इज रोटेटिंग, तो लिखिए आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम पोजीशन ऑफ द लूप, पोजीशन ऑफ लूप कैसे चेंज होगी, इसका एक डायग्राम मान लीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम इस तरह से, इसको हमने एक्सिस मान लिया, तो अगर हमने लूप को रोटेट करा के ऐसे जाए, ये मान लिया आपका ओ है, तो लिखिए ये क्या है, आफ्टर सम टाइम पोजीशन ऑफ लूप,
ये लूप की पोजीशन होगी आफ्टर सम टाइम, यानी इतना एरिया इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। अब यहीं पर अगर आप इसको 180 रोटेट कर दें तो ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा लूप चेंज होके, ठीक है। इसको आप चाहें तो थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये थीटा वो थीटा नहीं है, ये वाला, ये तो मैंने यहां समझाने के लिए लिखा है ये, ठीक है। अब इसमें लिखिए इफ लूप रोटेट बाई 180 डिग्री देन इट कम्स इन मैग्नेटिक फील्ड। इफ लूप यहां पर ऐसा करो, इसको फाई लिख लो, नहीं फाई तो फिर वही भूल जाएगा, कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं आपको, थीटा डैश लिख लो, है ना। यहां पे लिख लीजिए एंगल बिटवीन डी एंड डी एस लिख लो शॉर्टकट में, ये सेम ना हो जाए। क्या लिखा आपने, इट इज रोटेटिंग सो आफ्टर सम टाइम, सॉरी, इफ लूप रोटेट बाई 180 देन इट कम्स इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज एरिया इज कंप्लीटली इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर 180 डिग्री रोटेट कर जाएगा तो कंप्लीटली एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पर लिखिए थीटा में उसमें रिलेशन क्या बनेगा, देखिए थीटा इक्वल टू क्या है, ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं, बहुत दिनों से इसको करते आ रहे हैं। ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी, टी टाइम के बाद में थीटा की वैल्यू ये हो जाएगी। अब मान लीजिए देखिए इफ थीटा इक्वल टू पाई, जैसा कि हमने कहा था कि अगर पाई रोटेशन अगर हो जाएगा तो कंप्लीटली ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर आ जाएगा, है ना। तो लिखिए देन एरिया। अब वैसे एरिया क्या है, मैक्सिमम एरिया क्या है, आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, पाई ए स्क्वायर अपॉन 2, यही तो है। अगर मैं यहां पर एक्सेस लिख दूं थीटा अपॉन पाई तो एक रिलेशन बन जाएगा जो ये बताएगा, जैसे मान लीजिए समझ लीजिए ये रिलेशन बनाया है, कैसे बनाया है, जैसे जो एरिया था, एरिया क्या लिखा था हमने, यही तो लिखा था, तो मैक्सिमम एरिया यही बनेगा। अब इस क्वेश्चन, ये जो रिलेशन हमने यहां पर बनाया है इसमें थीटा को अगर हम पाई ले लें, ये एरिया कब आता है, जब कंप्लीट रोटेशन हो जाता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का रोटेशन हो जाता है तो एरिया इतना होता है। तो अगर थीटा की वैल्यू हम पाई ले लेंगे तो ये यही वाला आ जाएगा। अपने 90 डिग्री, थीटा अगर 90 डिग्री आप लेते हैं, थीटा अगर 90 डिग्री लेते हैं तो इसका आधा एरिया आएगा, तो थीटा 90 कर लीजिए यहां पर, है ना। तो 90 डिग्री या 180 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाई 4। तो ये फार्मूला फिट बैठ रहा है इसके लिए, यानी रोटेशन के लिए ये फार्मूला फिट बैठ रहा है कि कितना एंगल से आप रोटेट कराएंगे तो कितना एरिया कवर करेगा, उसके लिए ये फार्मूला फिट है या नहीं है, बताओ। इन केस ऑफ रोटेशन, कितना रोटेशन आप करेंगे तो कितना एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आएगा, उसके लिए ये रिलेशन फिट बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, बताओ। यस सर। अरे क्या कर रहे हो आप लोग, इतना समय लगाओगे फिर कहोगे कि, इसको क्या कर सकते हैं, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दीजिए, तो इसे लिख सकते हो ए स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये फार्मूला बन गया एरिया के लिए, है ना। इस तरह लिख लीजिए एरिया ए इक्वल टू, ये एक रिलेशन बन गया जो आपके आगे काम आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बताओ, इसमें लिख लीजिए इफ थीटा इज, यहां पर दो केसेस लिख लीजिए, तो इरेज करो, इसको मेरे, ठीक है, यहां पर जगह बनाते हैं, यहां पर लिख लीजिए थीटा इज लेस देन पाई है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एक केस तो ये हो गया आपका। दूसरा केस है थीटा को, इफ थीटा इज लेस देन 2 पाई एंड ग्रेटर देन
पाई, 0 से पाई और 0 से 2 पाई। तो 0 से पाई के बीच में अगर आप रहते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वॉल्व होगा, और 2 पाई के बाद में, पर पाई के बाद और 2 पाई तक, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें से पावर हो ही नहीं, है ना। तो इसमें लिखिए, ये दो केसेस आपके बने हैं, इफ थीटा, इस वाले इस केस में लिख लीजिए आगे करके, देन फ्लक्स इंक्रीजेस, इस केस में अगर 0 से पाई के बीच में, अगर यहां से ये था केस, राइट नाउ ये अगर है आपकी, मान लीजिए, तो यहां पर एंगल 0 है, 0 से जैसे ही आपने एंगल बढ़ाया तो इसका मतलब ये एरिया इसके साथ इन्वॉल्व होना शुरू हुआ और फ्लक्स जो है इंक्रीज करना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब फ्लक्स इंक्रीज करेगा। तो इस 0 से पाई के बीच में क्या होगा, पाई इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्यों? देखिए, एरिया लीनियरली इंक्रीजेज विद थीटा, ऐसा क्यों होगा, एरिया लीनियरली इंक्रीजेज विद थीटा, थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा तो एरिया भी इंक्रीज होगा। देखो, थीटा को आप बढ़ाओ तो एरिया उसी तरह से एरिया बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है। मैक्सिमम फ्लक्स कब इंक्रीज करेगा, जब ये पूरा 180 डिग्री का रोटेशन हो जाएगा। बताइए, ये बात क्लियर है। अब इसके बाद में जब 180 डिग्री का रोटेशन जब हो जाएगा, यानी कि ये इधर वाला हिस्सा पूरा इधर आ जाएगा, अब 180 यानी कि 180 हो गया, 180 से जब आप इधर करना शुरू करेंगे तो अब एरिया डिक्रीज करना शुरू करेगा, तो एरिया डिक्रीज करना शुरू करेगा तो क्या होगा, फ्लक्स भी डिक्रीज करना शुरू करेगा, और जब आप 2 पाई पे आ जाओगे तो कंप्लीटली एरिया जो है आउटसाइड टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? तो इसका मतलब इस केस में क्या होगा, देन फाई डिक्रीज करेगा, फ्लक्स डिक्रीज करेगा या नहीं करेगा? यस सर, करेगा। तो ये सो जो फ्लक्स है इसे आप क्या लिख सकते हैं, बताइए। यही तो आपका एरिया बना, बी इंटू ए स्क्वायर थीटा अपॉन 2, इधर लिख सकते हैं। थीटा की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, बी ए स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्लक्स के लिए ये रिलेशन बन गया। बताओ, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बस यही फाइंड आउट करना था। हेलो सर, क्या? हेलो सर, मैं कह रहा था कि थीटा डॉट की वैल्यू तो 180 डिग्री है। क्या कह रहे हो? थीटा 180 है। अरे थीटा और उसमें 180 तो वो एक स्पेशल केस हो गया, वो 180 है, 90 की होगी, वो तो पूरा रोटेट कर रहा है ना टाइम के रिस्पेक्ट में। किसी पॉइंट पे 180 होगी, किस पॉइंट पे 90 होगा, 270 होगा, 360 होगा, वो तो बदल रहा है ना लगातार, टाइम पे डिपेंडेंट है ना। ओके सर। तो रिलेशन तो थीटा और ओमेगा टी में ये बनेगा ना, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। कॉस थीटा डॉट माइनस नहीं होगा, -1? क्या? कॉस थीटा डॉट माइनस नहीं होगा, -1? कॉस थीटा डॉट -1 अरे नहीं क्या होगा, 180 डिग्री। ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? स्मृति? हाँ, क्या -1 क्या बोल रहे हो, क्या -1 होगा? अरे ये एक बात बताइए, ये थीटा डैश अलग चीज है, दिस इज अ थीटा डैश एंड दिस इज अनदर थिंग, बोथ आर द डिफरेंट केसेस।
ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो फिक्स है। हाँ सर, नहीं यार क्या हो गया तुम लोगों को, ये तो केस ही अलग है। द एंगल बिटवीन बी एंड डी एस, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, वो तो फिक्स है। यहां पर जो एरिया में डिपेंडेंसी आ रही है वो इसके रोटेशन की वजह से आ रही है, तो ये नया रिलेशन हमने यहाँ फाइंड आउट किया है। इसीलिए मैंने इसको थीटा की जगह पे थीटा डैश इसीलिए करवाया है। बात आई समझ में? हेलो, अरे ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैं कुछ पूछ रहा हूं, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। रिस्पॉन्स करने में इतना समय क्यों लगाते हो? चलिए अब आगे देखिए, अब इसका मतलब क्या हुआ के लिए आपने रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो इसमें क्या है, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है लीनियरली विद थीटा, और कहां तक ये इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम 0 से पाई तक, ठीक है ना। उसके बाद में पाई से 2 पाई फ्लक्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा विद थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, और थीटा इक्वल टू 0 पर फ्लक्स क्या था आपका, 0 था, और बाद में चेंज होते होते 2 पाई पे जब पहुंचेंगे तो फिर से 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स में लगातार चेंजेस हो रहे हैं। अब अगर आपको ग्राफ प्लॉट करना हो फाई में और किसमें, टी में, तो क्या बनेगा ग्राफ बताइए। फाई और ओमेगा टी में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं? यस सर। तो मान लीजिए 0 से 2 पाई का जो चेंजेस आ रहा है, 0 से 2 पाई को एक साइकिल मान सकते हैं। तो ग्राफ क्या बनना चाहिए इसका, स्ट्रेट लाइन सर। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन मैं यहाँ से आपसे पूछ रहा हूँ, बाई चांस वो आपसे क्वेश्चन में दे दे, फाइंड द चेंज, फाइंड द रिलेशन, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द फाई एंड टी, चेंज तो हो ही रहा है फाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बिटवीन फाई एंड टी, ये क्या बनेगा, तो फाई क्या है, प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, बाकी तो कांस्टेंट है। तो फाई क्या है, लीनियरली डिपेंड ऑन टी, है ना। फाई इंक्रीजेस विद टी और थीटा, है ना। तो 0 टू पाई, 0 से जब पाई में जाते हैं तो पाई पर आपको फीड कितना मिलता है, मतलब ऐसे समझ लीजिए, मैक्सिमम मिलता है, ऐसे लिखिए। ये क्या हो गया, फाई लीनियरली डिपेंड ऑन टी। तो देखिए एट थीटा इक्वल टू 0, पाई क्या है 0, एंड एट थीटा इक्वल टू पाई, पाई क्या होगा, आपको मैक्सिमम मिलेगा। उसके बाद में पाई के जगह पर जाएंगे तो ये फिर से डिक्रीज करना शुरू करेगा। व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन पाई, तो पाई क्या कर रहा है, डिक्रीज। व्हेन थीटा इक्वल टू 2 पाई, पाई गोज 0,
तो ये रिलेशन कैसा रिलेशन बन गया? ये y इक्वल टू mx टाइप का केस नहीं बन रहा है? सर और y इक्वल टू mx टाइप का तो बन रहा है, ये कायदे में बैठा बन गया। याद कीजिए क्वांटम मैकेनिक्स में जब मैंने आपको बताया था, याद कीजिए वो वेव फंक्शन कौन सा था कि पहले जीरो से इंक्रीज हुआ लीनियरली, फिर डिक्रीज हुआ, इसी टाइप का तो केस बना सर है ना। तो इसका प्लॉट बना लीजिए, इसे रेज कर दे रहा हूं मैं। ये कुछ इस टाइप का बन गया, याद है वो फंक्शन? ये मतलब मैं बता दे रहा हूं, आई इक्वल टू बन गया सम कांस्टेंट ए, किसी को वो याद आ रहा है फॉर्मूला क्या था? जो फंक्शन था वहां पे हमने दे रहे थे ए एंड ए माइनस एक्स, इसी टाइप का था ये। व्हेन x is less than a by 2 0 and x is greater than a by 2 and less than a, याद आ रहा है? यहाँ पर ये कोई कांस्टेंट था, है ना? 0 से a by 2 तक ये लीनियरली इंक्रीज करेगा ए एक्स टाइप का, उसका a इंटू ए मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, उसके बाद में फिर डिक्रीज करता चला जाएगा, उसी टाइप का फंक्शन बन गया ये। हाँ सर तो चलिए प्लॉट कीजिए। इसको डिरेज कर दीजिए। इधर फाइल ले लीजिए, ठीक है। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, 0, उसके बाद में इसकी नेचर क्या आएगी, 0 से पाई, पाई से 2 पाई आप ले रहे हैं, है ना। तो इसको मान लीजिए पाई, उसके बाद में 2 पाई, इस तरह की नेचर बना सकते हैं। तो 0 से पाई पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है और लीनियरली, है ना। यहां पर तो आपको ये मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, मैक्स, ऐसे लिखिए पाई मैक्स। इसके बाद में यहाँ पर इस तरह का मिल गया, फिर आगे भी इसी तरह, इसकी नेचर इस तरह की रहेगी। बताओ, ये ग्राफ क्लियर है, इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं है? तो यहां से यहां तक क्या है, वन वेव कंप्लीट, ये क्या 0 टू 2 पाई में एक वेव कंप्लीट हो रही है। यहां से शुरू हुआ, मैक्सिमम गया, यहां पर फिनिश हो गया, एक वेव कंप्लीट हो गई है 0 से 2 पाई। क्लियर। अब बात करते हैं अगला, इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ यू नो वेल, लेकिन नाउ ईएमएफ फाई, ये क्या है, माइनस डी फाई ओवर डी टी। अब इसमें क्या है, कुछ नहीं, फाइंड आउट कर लो। अब इसका मुझे ग्राफ प्लॉट करके बताइए, और जो इसका ग्राफ होगा वही करंट का ग्राफ होगा। तो पहले एप्सिलॉन और टी में ग्राफ जो है प्लॉट कीजिए।
बाकी लोग कहाँ गायब हैं आज? जब क्लास नहीं होती तब ये लोग कहते हैं क्लास नहीं हुई नहीं हुई। अब क्लास हो रही है तो अभी गायब हैं। इन लोगों का हाल भी ना एकदम से कांग्रेस जैसा हो गया है। चलिए बताइए। बताइए कैसे ग्राफ बनेगा इसमें। अरे क्या हो गया, कोई बता सकता है क्या कैसे ग्राफ बनेगा? हाँ बोलो। हैं? पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन। क्या कह रहे हो? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही ठीक से, तुम्हारी माइक में कोई संक्रमण हुआ है क्या? चलो मैं बता दे रहा हूँ, तुम लोग तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपका बी क्या है, वही तो है। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है कर दो, सिंपल कांस्टेंट आ जाएगा बी ए स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2। ये क्या बन जाएगा आपका, ईएमएफ बन जाएगा। हाँ पहले टू एक्स एक्सिस होगा, बिल्कुल कांस्टेंट मिलेगा। तो इसका मतलब ये वेव कौन सी मिलेगी, स्क्वायर वेव मिलेगी। स्क्वायर वेव मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बताओ पहले। इधर मैं इरेज कर ले रहा हूं इसे प्लॉट करने के लिए। चलिए देखिए प्लॉट करते हैं इसको। देखिए ओमेगा टी ले लीजिए इसको, एंड इधर आप आई एप्सिलॉन ले सकते हैं, राइट। तो भाई 0, इसको आप पाई मान लीजिए, इसको आप 2 पाई मान लीजिए, राइट। अब देखो यहां पर एक कांस्टेंट है, तो अगर आप देखें क्या मिलेगा यहां पर, क्योंकि पाई इक्वल टू माइनस साइन आया हुआ है, ये क्या लिख दिया यहाँ पर, पाई क्यों लिखा है, ये तो एप्सिलॉन बनेगा ना, बोलते भी नहीं हो आप लोग। ईएमएफ क्या होता है, पाई इक्वल टू कैसे लिख सकते हो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर आप 0 से पाई का रीजन लेंगे तो ये ईएमएफ नीचे की साइड मिलेगा,
है ना। तो ये कैसी मिलेगी आपको, ये यहां पर इस तरह से मैक्सिमम, यहां पर ये कांस्टेंट लाइन यहां पर फिर डिक्रीज कर जाएगी, फिर ऐसे। या दूसरा तरीका ये है, आप इसको नेगेटिव ले लो, माइनस, तो आपको ये वेव कैसी मिल जाएगी, ये कांस्टेंट वैल्यू आपको यहां मिल रही है, ये 0 से पाई तक आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। उसके बाद में सडन चेंज आएगा, उसके बाद में 0 से 2 पाई पे इस तरह का। है ना, इस तरह से मिलेगा, बताओ। एंड सिमिलर फॉर करंट, इंड्यूस्ड करंट क्या होती है, आई इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन आर, आर उसका रेजिस्टेंस है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, माइनस बी ए स्क्वायर ओमेगा अपॉन 2r, बस मैग्नीट्यूड में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो सिमिलर प्लॉट फॉर आई, ओनली डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड। तो इसी में बना दूं या अलग से कर दूं, बोलो, आई के लिख दूं, इसी में काम आया था करके लिख दिया, ठीक है ना। बट डिफरेंस ये रहेगा, ओमेगा टी का ग्राफ पता नहीं चला, ओमेगा टी का ग्राफ में पता चला क्या मतलब, ये जो प्लॉट किया है वो समझ में नहीं आया, ये कैसे स्क्वायर वेव हुआ 0 से पाई में। किसको समझ में नहीं आया, नाम बताना जरा, सुष्मिता। हाँ सर। सुष्मिता सुनो, देखो ये वाला समझ में आया था, हाँ ये समझ में आ गया। तो फिर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, इधर आपका क्या है, टाइम है ना, और ओमेगा तो कांस्टेंट ही है ना, तो ये टाइम हो गया, इधर फ्लक्स हो गया। तो 0 से जो पाई आप ले रहे हैं, पूरा वेव जो कंप्लीट हो रही है 0 से 2 पाई में हो रही है, तो 0 से पाई में इंक्रीज कर रहा है, पाई से 2 पाई में क्या कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो ये ग्राफ इस तरह से मिलेगा। अब अगर आप ईएमएफ फाइंड आउट करेंगे, तो ईएमएफ क्या है, ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई ओवर डी टी है। फाई आपका क्या था, फाई आपका एक था, फाई इक्वल टू बी ए स्क्वायर ओमेगा टी अपॉन 2, तो टाइम के रिस्पेक्ट में प्रोसीड करेंगे तो आपको एक मिलेगा। यस सर, यस सर। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है या नहीं है, वो समझ में आ गया था, वो इंक्रीज डिक्रीज कैसे हो रहा था उसमें कंफ्यूजन थी, क्लियर हो गया सर। कुछ से करना ही क्या है, सीधे सीधे आपको कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। यस सर। सीधे सीधे 0 से पाई में आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, यस सर। उसके बाद में डिक्रीज हो रहा है, तो ये पहले 2x से आ जाएगा। अब यहां पर नोट करके एक चीज लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, लिखिए डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर वेव इज ऑलवेज स्क्वायर वेव। डिफरेंशिएशन ऑफ लीनियर वेव इज ऑलवेज ए एक स्क्वायर वेव होगा हमेशा।
समझ में? अब यहाँ पर एक नोट और लिख लीजिए। उस नोट को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो गया, लेकिन इसमें और इसका थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। ये चीज वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के यूज की है, ठीक है। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना? डिजिटल सर्किट जब आप पढ़ते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो वहां पर डिफरेंशिएटर इंटीग्रेटर पढ़े हैं ना, आपने एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे जब एमएससी में होंगे तब, ठीक है। तो डिफरेंशिएटर का क्या काम होता है? अगर मान लीजिए कोई आपकी स्क्वायर वेव दी हुई है, अगर आप उसको डिफरेंशिएटर अप्लाई करेंगे, नोट करके लिख लीजिए, लिखिए, इफ वी अप्लाई डिफरेंशिएटर ऑफ स्क्वायर वेव देन वी गेट स्पाइक्स, वी गेट स्पाइक्स। इसका मीनिंग ये हुआ, ये जो सर्किट है आपका, ये वाला, ठीक है ना, इस सर्किट को अगर डिफरेंशिएटर आप अप्लाई करेंगे तो यहां पर ये स्पाइक्स मिलेंगे। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि लाइक दिस। सिर्फ बाद में क्या बोला करना, क्या बोल रहे हो सर? ये बाद में क्या बोल, इफ वी टेक डिफरेंशिएशन ऑफ, if we apply differentiator of square wave then we get spikes। स्पाइस क्या मतलब सर? पीक टाइप की मिलेंगी, ठीक है। सर लिखना जो वर्ड आप बोल रहे हो बोर्ड पर लिखना, स्पाइस क्या? नोट करके लिख लीजिए, नोट नंबर 1 लिखिए, if we apply differentiator if we apply differentiator लिखिए of स्क्वायर वेव, लिखिए, we get स्पाइक्स। ये स्पाइक्स क्या है? इसी के नीचे मैं बना दे रहा हूं, ये दिखाई दे रहा है, ओमेगा टी। तो ये जो आपकी करंट यहाँ पर फ्लो कर रही थी, करंट के लिए मान लीजिए वो, तो यहाँ पर ये जो पीक आपको मिल रही है ना, मतलब इसलिए पाई मान लीजिए, और ये आपका 2 पाई, तो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग आपको ये पीक मिलेगी। इस तरह से इस तरह से बना लीजिए। इसी तरह से आगे फर्दर सेम प्रोसेस। ठीक है, अब यहां पर नोट करके लिख लीजिए, इफ शार्प चेंज, अगर इसमें शार्प चेंज हो रहा है देन स्पाइक्स आर नैरोअर। नैरोअर का मतलब शार्प चेंज का मतलब क्या हुआ? इसके रेस्पेक्ट में देखो, यहाँ पर इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, यहाँ पर नैरो है, और यहाँ पर चेंज कहां पर, यहाँ पर मिनिमम चेंज जा रहा है, यहाँ मैक्सिमम चेंज जा रहा है। तो जहां पर मैक्सिमम चेंज है, जहां पर शार्प चेंज है, वहां पर ही क्या होती है, नैरो होती है। और जैसे ही चेंज कम होता जाएगा तो ये उतनी ही जो है, जो नैरो था वो
मतलब नैरो नहीं होगा, थिक होती जाएगी लाइन ये, ठीक है। इसी तरह से यहां पर तो इसमें नोट करके लिख लीजिए, इफ फॉर शार्प चेंज स्पाइक्स आर नैरो, और लिखिए फॉर ब्रॉड चेंज द स्पाइक्स आर स्प्रेड। स्प्रेड मतलब ये स्प्रेड करने लगेगी यहां पे। अब यहां पर लिख लीजिए दूसरा नोट, शार्प चेंज का मीनिंग समझ में आ रहा है, जितनी वैल्यू ज्यादा होगी आई की यहां पर, ठीक है। अब आपने यहां पर डिफरेंशिएटर अप्लाई किया, अगर आप इस पे इंटीग्रेटर अप्लाई करें तो लिखिए इफ बी अप्लाई इंटीग्रेटर। हाँ शार्प चेंज स्पाइक का नेटवर्क, सेकंड क्या था? ब्रॉड चेंज। हाँ, दूसरा है इफ ब्रॉड चेंज देन स्पाइक्स आर स्प्रेड। सिंपल सा इसका मीनिंग ये है कि यहां पर जो है आई, अरे एक बात बताइए, ये आपका टी है और यहां पर ये किसकी वैल्यू है? यहां पर ये जो एक्सिस है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर क्या है? करंट ज्यादा है, इसके बाद में करंट, ये पॉइंट क्या है? डिस्कंटिन्यूटी को ही तो शो कर रहा है। चेंज मतलब स्लोप समझते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ आई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो है। यहां पर सडन चेंज आया है तो डेरिवेटिव यहां पर क्या है? इसका डिसकंटिन्यूअस है। तो ये जो पॉइंट है यहां पर क्या है? आई की वैल्यू को चेंज कर रहा है ना। अब यहां पे लिखिए कि अगर आप, अब ये जो ग्राफ आपको मिला है, यानी यहां पर अगर आपने डिफरेंशिएटर अप्लाई किया तो आपको ये रेट मिलेगा। इस पे अगर आप इंटीग्रेटर अप्लाई कर देंगे तो फिर से आपको स्क्वायर वेव मिल जाएगी। तो लिख लीजिए इफ बी अप्लाई इंटीग्रेटर, इफ बी अप्लाई इंटीग्रेटर ऑन स्पाइक्स, लिखिए इसके बाद क्या हो जाएगा? फिर से आपको स्क्वायर मिल जाएगी, स्क्वायर मिल जाएगी। लिखिए देन वी गेट स्क्वायर वेव अगेन, याद रखिए। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? फाइनल कंक्लूजन क्या निकला? आपने देखा कि जो फाई है फ्लक्स, उसके लिए वेव थी वो क्या थी? ट्रायंगुलर वेव थी। और एप्सिलॉन और आई के लिए वेव क्या थी? आपकी स्क्वायर वेव थी। यानी कि यहां पर लिख सकते हो वेव ऑफ फाई, फाई की वेव क्या थी? ट्रायंगुलर। एंड वेव ऑफ आई कामा ये क्या थी? स्क्वायर। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है और ये ग्राफ भी पूछ सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, इसके लिए कौन वेव मिलेगी? ट्रायंगुलर मिलेगी, स्क्वायर मिलेगी और डिफरेंट डिफरेंट वेव्स बना देगा और आपसे यहाँ से क्वेश्चन को पूछ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये टॉपिक जो है खत्म हो गया है। अब आगे हमें पढ़ना है इंडक्टेंस। इसमें सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सब क्या होते हैं, उनको हमें जो है स्टडी करना है। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते हैं।